सोलर तो लगवा लिया, लेकिन बिजली का बिल अभी भी जीरो क्यों नहीं हुआ? क्या सोलर कंपनी ने कोई धोखा दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है सोलर पैनल लगवाने वाले कई लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद जब हाथ में फिर से बिजली का बिल आता है तो थोड़ी निराशा तो होती है। और ये सवाल जायज भी है। जब कोई इतना बड़ा निवेश करता है तो उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने सूरज की ताकत को अपनी छत पर कैद कर लिया है। तो अब बिजली कंपनी से रिश्ता खत्म? हाँ बिल्कुल, लेकिन असलियत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम उन तकनीकी वजहों की गहराई में जाएंगे जिनकी वजह से सोलर इंस्टॉलेशन के बाद भी बिल आता रहता है। और आज हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है इलेक्ट्रो वायरल नाम का एक चैनल। वो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ी गलत फहमियों को दूर करने का काम करते हैं। हाँ, और वो इसे बहुत अच्छे से करते हैं। बिना किसी लाग लपेट के सीधी इंजीनियरिंग की सच्चाई बताते हैं। आज हम भी वही करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि बिल जीरो ना होने के पीछे कौन कौन से असली कारण हैं, ताकि जब कोई सोलर सिस्टम लगाए तो उसे सही उम्मीदें हों, वो ठगा हुआ महसूस ना करे। तो चलिए इस बात की परतें खोलते हैं। चलिए। तो पहला और सबसे आम कारण जो स्रोत में बताया गया है वो है क्षमता का गलत चुनाव, कैपेसिटी। हाँ, ये सबसे बुनियादी गलती है। मान लीजिए आपके घर का औसत लोड, जिस समय ज्यादातर उपकरण चलते हैं पीक आवर्स में। हाँ, पीक आवर्स में वो 2 किलोवाट है। लेकिन आपने पैसे बचाने के लिए या किसी की गलत सलाह पर सिर्फ 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया। तो फिर क्या होगा? दिन में जब धूप तेज है तो वो 1 किलोवाट का सिस्टम शायद अपनी पूरी क्षमता से 1 किलोवाट बना भी रहा हो। बिल्कुल, लेकिन ठीक उसी समय आपके घर में एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है और कुल मिलाकर बिजली की खपत हो रही है 2 किलोवाट। अच्छा। अब सिस्टम बना रहा है 1 किलोवाट और जरूरत है 2 किलोवाट की। तो ये जो 1 किलोवाट का फर्क है वो कहां से आएगा? जाहिर है ग्रिड से। और जैसी बिजली ग्रिड से अंदर आई, मीटर घूम गया और बिल बनना शुरू। ठीक यही होता है। इसमें कोई घोटाला नहीं, ये सीधा सा गणित है। आपकी जरूरत आपके उत्पादन से ज्यादा है। लोग अक्सर अपने घर का लोड सही से कैलकुलेट नहीं करवाते। उन्हें लगता है कि बस कुछ पैनल लगा लो, बिल खत्म। लेकिन ये पहला कदम ही अगर गलत हो गया तो बिल जीरो करने का सपना तो वहीं टूट जाता है। तो इसका मतलब अगर क्षमता सही भी चुन ली तब भी पूरी गारंटी नहीं है। मान लिया कि 2 किलोवाट की जरूरत पर 2 किलोवाट का ही पैनल लगवाया, तो क्या अब बिल जीरो हो जाएगा या अभी भी कोई पेंच है? हाँ। मैंने सुना है कि कभी-कभी एक छोटी सी चीज, जैसे किसी पेड़ की एक टहनी, बिल्कुल, वो पूरा खेल बिगाड़ सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोत हमें बताता है कि पैनल पर पड़ने वाली छोटी सी परछाई भी उसके आउटपुट को 50% या उससे भी ज्यादा गिरा सकती है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। एक छोटी सी परछाई से आधी बिजली चली जाए, इस पर यकीन करना मुश्किल है। अगर 10% पैनल पर छाया है तो 10% का नुकसान होना चाहिए, 50% क्यों? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कॉमन सेंस के खिलाफ लगता है ना। हाँ। इसे समझने के लिए हमें सोलर पैनल की बनावट को देखना होगा। एक सोलर पैनल कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये कई छोटे छोटे सोलर सेल से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे से एक सीरीज में जुड़े होते हैं। एक सीरीज में? अच्छा, जैसे दिवाली की लड़ियों में छोटे छोटे बल्ब एक ही तार में जुड़े होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजीज। अब सोचिए, अगर दिवाली की उस लड़ी का एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होता है? पूरी लड़ी बंद हो जाती है, भले बाकी 99 बल्ब बिल्कुल ठीक हो। बस सोलर पैनल में भी ठीक ऐसा ही होता है। बिजली इन सेल्स से होकर बहने वाला एक करंट है। जब किसी एक सेल पर भी पेड़ की टहनी, पड़ोस की बिल्डिंग, पानी की टंकी या किसी तार की भी परछाई, हाँ, यहाँ तक कि किसी तार की पतली सी परछाई भी पड़ती है, तो वो सेल बिजली बनाना बंद कर देता है और एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। और क्योंकि सारे सेल्स एक ही सीरीज में हैं, तो वो एक खराब सेल पूरे पैनल के करंट फ्लो को रोक देता है। नतीजा ये होता है कि पूरे पैनल का प्रदर्शन अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है। कमाल है। ये सबसे कमजोर कड़ी वाला मामला है। एक सेल ने काम करना बंद किया और सबको अपने साथ ले डूबा। बिल्कुल। लोग शायद इस पर उतना ध्यान नहीं देते होंगे, सोचते होंगे कि दिन में 1-8 घंटे की छाया से क्या फर्क पड़ेगा। सही बात है। पर ये अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लेकिन सबसे बड़े कारणों में से एक है। इंस्टॉलर को ये सुनिश्चित करना चाहिए
कि पैनल ऐसी जगह लगे जहां साल भर दिन के ज्यादातर समय में कोई परछाई ना आए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने क्षमता भी सही चुनी है और जगह भी ऐसी चुनी जहां कोई परछाई नहीं है। पैनल अब हमारी जरूरत से ज्यादा बिजली बना रहा है और वो अतिरिक्त बिजली नेट मीटर के जरिए ग्रिड में जा रही है। तब तो बिल पक्का जीरो आएगा ना, है ना? हाँ, क्योंकि हमने जितनी यूनिट ली उससे ज्यादा तो दे दी। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि नेट मीटरिंग एक साधारण लेन देन है। 100 यूनिट दी, 80 ली तो 20 यूनिट का पैसा मिलेगा। लेकिन स्रोत हमें साफ साफ बताता है कि एक्सपोर्ट का मतलब बिल जीरो नहीं है। एक मिनट, ये तो कुछ अजीब लग रहा है। मतलब मैं बिजली बना भी रहा हूँ, ग्रिड को दे भी रहा हूँ, और फिर भी मुझे खरीदने वाले रेट से कम पैसा मिल रहा है। ये तो ग्राहक के लिए घाटे का सौदा नहीं हुआ। यहां पर हमें बिजली के बिल की बनावट को समझना होगा। आपके बिल में सिर्फ यूनिट की खपत का पैसा नहीं होता। अच्छा, इसमें कई और चीजें भी होती हैं। पहली बात तो ये कि ज्यादातर जगहों पर आप जिस रेट पर बिजली ग्रिड से खरीदते हैं और जिस रेट पर ग्रिड को बेचते हैं वो अलग अलग होता है। खरीदने का रेट अक्सर बेचने के रेट से ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक आर्थिक हिसाब किताब है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात है फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस? हाँ, आपके बिल में मीटर का किराया, सर्विस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और कई तरह के टैक्स होते हैं। ये फिक्स चार्ज आपको देने ही पड़ते हैं, चाहे आप एक भी यूनिट बिजली इस्तेमाल ना करें। ओहो। तो मान लीजिए आपने महीने में इतनी ज्यादा बिजली ग्रिड को दे दी कि आपकी यूनिट की लागत तो जीरो हो गई, लेकिन ये 200, 300 या 500 रुपए के फिक्स चार्जेस तो बिल में फिर भी जुड़कर आएंगे ही। तो ये है वो छिपा हुआ खर्च जो बिल को कभी पूरी तरह जीरो नहीं होने देता। मतलब नेट जीरो यूनिट की खपत हो सकती है, लेकिन नेट जीरो बिल नहीं। ये जानकारी बहुत जरूरी है। नहीं समझाई जाती, जिससे बाद में ग्राहक को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, जबकि ये सिस्टम का ही एक हिस्सा है। ये तो ही ग्रिड से जुड़े सिस्टम की बात। लेकिन जो लोग पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं, ऑफ ग्रिड जाते हैं, बैटरी लगवाते हैं, क्या उन्हें भी बिल जैसी कोई चिंता करनी पड़ती है या उनका हिसाब किताब सीधा होता है? उनका हिसाब किताब ग्रिड से तो कट जाता है, लेकिन भौतिकी के नियमों से नहीं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी और इन्वर्टर की अपनी एक कीमत होती है, पैसों में भी और ऊर्जा में भी। स्रोत में इसे बैटरी लॉस और इन्वर्टर कंजम्पशन कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो 100% एफिशिएंसी कभी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट होती है, और हमारे घरों के उपकरण एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। तो इस डीसी को एसी में बदलना पड़ता है? सही। अब पूरी प्रक्रिया को देखें। पहले पैनल से बनी डीसी बिजली तारों से होकर बैटरी तक जाती है और उसे चार्ज करती है। इस चार्जिंग की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। ठीक है। फिर जब आपको रात में बिजली की जरूरत पड़ती है तो बैटरी से डीसी पावर निकलकर इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर खुद भी 24 घंटे चलने के लिए कुछ बिजली खाता है, चाहे कोई उपकरण चले या न चले। हाँ बिल्कुल। और फिर वो उस डीसी को एसी में बदलता है। इस प्रक्रिया में भी कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है। तो मतलब अगर पैनल ने दिन में 100 यूनिट बिजली बनाई तो बैटरी और इन्वर्टर के इस पूरे सिस्टम से गुजरने के बाद हमारे उपकरण तक शायद 80 या 85 यूनिट ही पहुंचेंगी। बिल्कुल सही। बाकी 15-20 यूनिट इस प्रक्रिया में ही खो गई। हाँ, वो खो गई। ये सिस्टम की एक अंतर्निहित सच्चाई है। इसे राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लॉस कहते हैं। आप अच्छे उपकरण इस्तेमाल करके इस नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ये वो छिपी हुई खपत है जिसे लोग अक्सर अपने हिसाब में जोड़ना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जितनी बिजली बनी वो सारी की सारी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। ये वाकई एक ऐसा पहलू है जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। और एक और वजह है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, घर की पुरानी वायरिंग। हाँ, मतलब हमने लाखों रुपए के पैनल, इन्वर्टर, बैटरी सब बढ़िया क्वालिटी के लगा दिए और पता चला कि असली विलन तो दीवारों के अंदर छिपी 20 साल पुरानी तारें हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। स्रोत में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो पैनल से बिजली बनना सिर्फ आधी कहानी है। उस बनी हुई बिजली का बिना नुकसान के आपके उपकरणों तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। ओके, तो ये डिलीवरी का मामला है? बिल्कुल। पुरानी, खराब गुणवत्ता वाली या जरूरत से ज्यादा पतली तारों में एक चीज ज्यादा होती है जिसे हम विज्ञान में
प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस? हाँ, जब बिजली इन तारों से गुजरती है तो ये प्रतिरोध बिजली के बहाव में रुकावट डालता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि कभी-कभी कोई तार या प्लग इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। वो गर्माहट असल में बिजली का नुकसान है जो हवा में बर्बाद हो रही है। तो इसका मतलब पैनल ने छत पर तो पूरी मेहनत से 100 यूनिट बिजली बनाई, लेकिन आपके कमरे के पंखे तक पहुंचते पहुंचते पुरानी तारों ने उसमें से 5-10 यूनिट गर्मी बनाकर उड़ा दी। ये नुकसान पूरे सिस्टम पर लागू होता है। तो हो सकता है आपका पैनल, इन्वर्टर सब कुछ बेहतरीन हो, लेकिन अगर घर का इलेक्ट्रिकल ढांचा ही कमजोर है तो आप कभी भी सोलर सिस्टम का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है, एक मजबूत इंजन और पंक्चर टायर वाली। हाँ, ये मुझे याद है। ये वैसा ही है जैसे एक बहुत मजबूत स्पोर्ट्स कार के इंजन को पंक्चर टायरों वाली खटारा गाड़ी में लगा दिया जाए। इंजन तो अपनी पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन गाड़ी तेज नहीं चलेगी क्योंकि पावर सड़क तक पहुंच ही नहीं पा रही। वाह। यहाँ इंजन आपका सोलर पैनल है और टायर आपके घर की वायरिंग। तो इन सब बातों का कुल मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि सोलर बिल जीरो न होने के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई तकनीकी कारणों की एक पूरी चेन है। हाँ, गलत क्षमता के चुनाव से शुरू होकर पैनल पर पड़ने वाली परछाई, नेट मीटरिंग की वो बारीकियां जो कोई नहीं बताता, बैटरी और इन्वर्टर के अपने नुकसान, और यहाँ तक कि घर की दशकों पुरानी वायरिंग भी। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है जिसकी हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। आप किसी एक चीज को ठीक करके बेहतरीन नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए जैसा कि स्रोत में इशारा किया गया है, इन सब में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी जरूरत का सही आकलन करना। अगर नींव ही मजबूत होगी तो बिल को असल में जीरो के करीब ले जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये सिर्फ पैनल खरीदकर छत पर लगा देने का काम नहीं है। ये एक गहरी और तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित रूप से। एक तरह से ये पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मामला है। बिल्कुल, ये एक इंजीनियरिंग समाधान है। कोई जादुई उपकरण नहीं कि लगाया और बिल गायब हो गया। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि सोलर पैनल लगाने के बाद बिल जीरो ना आना अक्सर किसी धोखे का नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और भौतिकी के उन नियमों का नतीजा होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इलेक्ट्रोवायरल जैसे स्रोतों का मिशन इसी तरह की गलतफहमियों को दूर करना है ताकि लोग टेक्नोलॉजी को सही नजरिए से देख सकें और सही उम्मीदें रख सकें। ये पूरी बातचीत हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम सोलर सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमें एक ऐसे सपने के पीछे भागना चाहिए जो शायद कभी पूरा ना हो? आज की जानकारी के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या सोलर सिस्टम लगवाते समय लक्ष्य बिल को पूरी तरह से जीरो करना होना चाहिए, जो कि हमने देखा कि फिक्स्ड चार्जेस और तकनीकी नुकसान की वजह से लगभग असंभव सा लगता है, या फिर एक ज्यादा यथार्थवादी और व्यावहारिक लक्ष्य जैसे कि बिजली के बिल को 80 से 90% तक कम करना और ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भरता हासिल करना होना चाहिए। शायद सही उम्मीदें रखना ही इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने की पहली सीढ़ी है। हमारा मिशन ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति में हमारे ज्ञान परिवार के सदस्य हैं। जुड़िए इलेक्ट्रोवायरल परिवार से। यहाँ आपका अपना मंच है। सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।